सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइपॉड को हमने व्यवस्थित कर दिया है। और अब हमको ज़रूरत है एक वायरलेस माइक और वाईफाई कनेक्शन की। तो इन ज़रूरतों को भी बहुत जल्दी पूरा करके मैं जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ फ्रेंड्स। बस थोड़े दिन और लगेंगे। तो छोटी से छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ फ्रेंड्स। होप आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। मैं तो आप लोगों की हर चीज़ मानता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि सर प्री की क्लास स्टार्ट कीजिए, प्री की क्लास, मेंस की क्लास, इंटरव्यू की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सारी चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ। जितना हो सकता है मैं आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और चैनल है। आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का मिश्रण था, है ना। और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एमपीपीएससी मेंस 2020 में। और इसकी विवेचना पूछी गई थी कि आपको विवेचना करनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या विरोधाभासों का सम्मिश्रण था। तो विवेचना करनी थी। थोड़ा सा विवेचना में आपको आधुनिक दृष्टिकोण से इसको वहां पर प्रस्तुत करना था। बहरहाल वो बात हो गई। तो मैं भी थोड़ा सा विरोधाभासों का जो मिश्रण बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक और चैनल है डिफरेंट कलर्स, जिसमें मैं जो है नॉर्मल लाइफ के डिफरेंट मूड्स पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि वो जो वीडियोस हैं उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करूं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा आप सभी से ये दूसरी बार निवेदन है कि प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी भी चैनल को चलाने के लिए 100 सब्सक्राइबर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो अगर आप लोगों को आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को बाद में वो चैनल पसंद नहीं आता तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मेरी गुजारिश अगर आप लोग मान लेते हैं और उसको सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अभी से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। होप आप लोग सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स, और उसके 100 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। अभी 8 ही सब्सक्राइबर हैं उस पर। सो प्लीज डिफरेंट कलर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग प्लीज 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 उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ मेरी कोई भी राय नहीं है, तो कृपया करके मुझे कुछ मत कहिएगा। सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम जो है इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है रोस्टर के लेकर के, उस पर हम जजमेंट करने जा रहे हैं। और उसका एमपीपीएससी में क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उस चीज को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड में कुछ बच्चों ने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाई थी। तो उस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट में जजमेंट आया है। ऑनरेबल जस्टिस सील नागौर और ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह की जो डबल बेंच है उससे, उन्होंने जो है उक्त परीक्षा में लगाए गए रोस्टर को जो है वो वैध ठहराया है। तो लगाए गए रोस्टर को वैध ठहराया है और अपने निर्णय में यही कहा है कि जो भी प्रावधान है रिजर्वेशन के, वो अंतिम चयन सूची में जो है वो परिलक्षित होने चाहिए। यदि मैं सार समझा रहा हूँ, जो अंतिम सूची है उसमें सारे प्रावधान जो हैं उनका जो परिलक्षित होना जो है आवश्यक है। यदि बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी पालन न किया जाए, लेकिन किंतु यदि बीच में कहीं कुछ रोस्टर जैसी चीज अप्लाई हुई है तो उसको उन्होंने जो है अलाउ किया है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसका जो है हमारे एमपीपीएससी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या एमपीपीएससी में भी इसका असर पड़ेगा। बेटा, हम सभी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का दर्जा रखते हैं। तो अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय होता है? अभिलेख न्यायालय से दो अभिप्राय होते हैं। एक तो यह कि इनको अपनी अवमानना के संबंध में जो है दंड देने की शक्ति होती है, और दूसरा यह होता है कि इनके जितने भी निर्णय हैं वो बतौर अभिलेख जो है वो संचित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, और आने वाले जितने भी केसेस हैं उन पर इसका असर जो होता है वो होता है। तो निश्चित रूप से जो भी जजमेंट होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो अन्य सभी वादों पर जो भी सिमिलर जो केसेस आते हैं, सेम मैटर पर जो केसेस आते हैं, सेम इश्यूज पर जो केसेस आते हैं, तो उन पर इनका जो है जो वाद के जो जजमेंट है, जो भी पुराने जजमेंट है, उनका असर होता है। और ये जजमेंट बतौर साइटेशन जो है
उन वादों में प्रस्तुत किए जाते हैं और इनके अवलोकनार्थ ही फिर आगे के डिसीजंस जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जब तक कि वो निर्णय चेंज ना हो जाए। जब तक वो निर्णय चेंज नहीं होता तब तक उस निर्णय का जो है असर बरकरार रहता है। अब एमपीपीएससी में इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए 2019 में तो एमपीपीएससी में से रोस्टर वैसे भी हटाया जा चुका है, 2020 में कोई रोस्टर लागू नहीं है, 2021 में कोई रोस्टर लागू नहीं है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि नहीं सर रोस्टर लगा हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर अब कोई केस आता है, अगर मान लीजिए रोस्टर को लेकर के अब कोई केस लगाया जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा फ्रेंड्स कि ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को बतौर नजीर के तौर पर, बतौर साइटेशन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा और इस जजमेंट के चलते अब जो उक्त अगर ऐसी कोई अपील लगाई जाती है तो उसके भी खारिज होने के चांसेस रहेंगे। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, यहां पर मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक कानूनी जो है जो लीगल पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग ये बोलने लगे कि आप वो कमेंट करने लगे, सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अब रोस्टर को लेकर के कोई भी केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाता है, एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वहां पर ये जो जजमेंट आया है इसको जरूर प्रस्तुत किया जाएगा और इस जजमेंट के अवलोकनार्थ रखा जाएगा और इस जजमेंट के प्रकाश में, अवलोकन में ही आने वाले जो जजमेंट हैं वो दिए जाएंगे, जब तक कि इस जजमेंट के विरोध में या इस जजमेंट के विरुद्ध कोई नया जजमेंट नहीं आ जाता। तो ये जो रोस्टर वाला मामला है वो अभी काफी हद तक जो है ठंडा होता प्रतीत हो रहा है फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड हमारी ये बात हो गई। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस क्रूशियल टाइम की। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल किस दृष्टिकोण से कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, जिनको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, जिनको प्री की भी प्रिपरेशन करनी है और आगे जा करके एमपी उनके ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या चूंकि वन डे ईयर एग्जाम है और एमपी पटवारी, तो बहुत सारे बच्चे एमपीपीएससी की जो प्रक्रियाएं चल रही है उससे तंग आकर के उनके मैसेजेस आते हैं कि सर क्या हम एमपी पटवारी की प्रिपरेशन करें। तो अभी जो हम बात डिस्कस करेंगे वो तो थोड़ा देर से, लेकिन मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दे रहा हूं कि यदि आप पटवारी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कीजिए, देखिए जजमेंट आपका रहेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है और रीजनिंग भी अच्छी है या जो उस पर थोड़ा सा वर्क करके बहुत जल्दी से उसको कवर कर सकते हैं, वो लोग तो निश्चित रूप से पटवारी भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन बच्चों का पटवारी का अगर रुझान है तो वो जरूर दे सकते हैं। बाकी बच्चे अपना सोच समझ करके कि हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस पर डिसीजन ले सकते हैं। अब आते हैं कि हम किस बात पर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा ये बहुत क्रूशियल टाइम है और ये क्रूशियल टाइम आपसे क्या कर रहा है, परख मांग रहा है। किस चीज की? बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने होंगे टाइम मैनेजमेंट पर और टाइम मैनेजमेंट ही इसको कवर कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ प्री और मेंस की ही अगर तैयारी एक साथ करनी पड़ जाए तो हमारा पूरा ध्यान इधर उधर होने लगता है। जस्ट मेंस और प्री को एक साथ लेकर के बोल देना बहुत आसान है कि दोनों साथ में कैसे तैयार करें, ये करें वो करें, एक लेक्चर दे दिया कि दोनों तैयारी करिए, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो जब प्री और मेंस ही एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो आप एमपीपीएससी भी करो और एमपी पटवारी भी करो, ये बहुत दिक्कत जाने वाली है आपको। और बच्चों के लगातार फोन भी आ रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने ये सजेशन दिया कि आप जो है एक महीने और ट्राई करके देखो, एक हफ्ते और ट्राई करके देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ये करने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट। लेक्चर्स तो बहुत सुने टाइम मैनेजमेंट में, अब इसको करने का जो है वो आपका टाइम आ गया है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? पहली बात तो आपको अपना स्टडी क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा और उस टाइम को आपको बांटना पड़ेगा। टाइम को बांटना पड़ेगा कि हमको इतना टाइम एमपीपीएससी को देना है और इतना टाइम पटवारी को देना है। ये जरूर है कि उस टाइम को आप बांटेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। मींस आपका जो पोर्शन वीक चल रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे और जो पोर्शन आपका थोड़ा स्ट्रांग उसको कम टाइम देंगे, या जिसका एग्जाम जल्दी आने वाला है उसकी प्रिपरेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, जो एग्जाम बाद में है उसको आप थोड़ा अधिक टाइम देंगे। सिर्फ यहाँ पर पटवारी और एमपीपीएससी का टाइम बांट लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेंस की, इंटरव्यू की, प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं,
तो उनको बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ लें कि उनको दोनों नावों में जो पैर रखना चाहिए कि नहीं। मैं फाइनल एक चीज बोल दे रहा हूं, डिसीजन मैं कभी किसी के लिए नहीं देता हूं, बिकॉज डिसीजन इज योर्स। ओके, आप अपनी परिस्थितियों को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो डिसीजन आपका ही होगा। मैं उसके लिए थोड़ा सा सहूलियत जरूर हो जाए वो चीजें बता सकता हूं। तो आप अगर प्री का भी टाइम बांट रहे हैं, मेंस का भी टाइम बांट रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी टाइम बांट रहे हैं, फिर आप पटवारी प्रिपरेशन के लिए भी टाइम बांट रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना क्रूशियल रहने वाला है आप ही समझ सकते हैं इस चीज को। तो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके चलिए। यदि आप दो चीजें तो मैनेज हो जाएंगी। मान लीजिए आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमपी प्री एससी प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टाइम बांट लिया, ठीक है ना, और फिर पटवारी के एग्जाम के बाद जो टाइम बचेगा उसमें प्री की और अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन यदि आप 3-3 4-4 चीजों को मैनेज करेंगे तो बेटा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा कि प्री भी मेंस भी और क्या कहते प्री मेंस इंटरव्यू और पटवारी सभी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू कॉल आ गया है, इंटरव्यू कॉल आ गया है और वो आगे मेंस भी उन्होंने दिया हुआ है, 2020 मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है और वो बहुत पॉजिटिव है उस रिजल्ट को लेकर भी। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर हम लोग पटवारी की प्रिपरेशन करें। बेटा डिसीजन इज योर्स, बट जब आपके हाथ में इंटरव्यू कॉल लेटर आ चुका है और मेंस भी आपका नेक्स्ट अच्छा गया है और सामने एक प्री फिर से आ रहा है, तो मतलब देखिए किसी के लिए डिसीजन देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता हूं कि अब आपको यहां से कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, बल्कि आपको अपनी पूरी की पूरी ताकत वहीं लगा देनी चाहिए जहां पर आप क्या कहते ऑलरेडी इंटरव्यू का कॉल लेटर आपका आ चुका है और मेंस भी आपका अच्छा गया है, उसमें आपको अपनी ताकत लगानी चाहिए। हाँ, यदि आपके मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप जरूर पटवारी का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जीएस जीके तो वैसे भी आपका तैयार होगा, मैनेजमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पर वर्क करना पड़ेगा तो मैं नहीं समझता ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अब आप इंटरव्यू कॉल लेटर और मेंस जो अच्छा गया है और आगे प्री सामने है उसको छोड़ करके आप जो है प्री की तैयारी करो। तो इस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और जितना मेरी सोच समझ थी उस समझ से मैंने आपको सजेशन देने की कोशिश की है। आप लोग इसको अपने अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी क्षमता हो उस अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।